आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है कि मान लो कि स्पेस में कहीं पर भी दो ऐसे चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहा हूँ। मान लो कि ये प्लस क्यू हो गया, चार्ज को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी प्लस क्यू हो गया। दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स कितना होगा? तो दो चार्जों के बीच लगने वाले रिपल्सन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होगा, इसमें सिर्फ चार्ज का फोर्स से मतलब होगा। क्यों? ठीक है, तो वेक्टर वाले क्वेश्चन जितने भी पढ़ेंगे हम लोग, और भी वेक्टर्स की कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग के पास, तो उन सभी वेक्टर्स की क्वांटिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पर चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है और उसके साइन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो होता है वो बताता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा? F इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट K मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। अब जो K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू हम लोगों ने देखा तो K की वैल्यू निकली 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इससे F की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आया? अब देखना, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, मतलब जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दोनों पॉजिटिव हैं। इस पॉजिटिव पावर की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो चार्जेस के बीच में, या रिपल्सन जो होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अब बार बार वर्ड यूज़ होगा, जैसे मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। तो हम लोगों को बार बार वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इससे अच्छा एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा अपने पास कि अगर वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, तो चार्ज कैसा होना चाहिए? तो चार्ज जो होगा वो हमेशा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। एक वर्ड यूज़ करेंगे, पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब क्या होता है? जिसका कोई डायमेंशन ना हो। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है एक्चुअली, लेकिन रफली हम लोग इसको बहुत सारी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो K की जो वैल्यू निकल के आई अपने पास, उस K की को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि K जो होता है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। तो K जो था यहाँ पर, ये जो K निकला था, इसकी वैल्यू होती है कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि गॉस थ्योरम के लिए ये जो है K वो सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है। हम लोग को एक और कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, और ये 0 का 0 ये बताता है ये फ्री स्पेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट हम लोग को मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एप्सिलॉन 0। उसको जो हम लोग नाम रखे हैं उसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब किसी भी कांस्टेंट को बिना यूनिट के एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज़ करके इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी सेकेंड चैप्टर में डायमेंशनल फार्मूला ज़्यादा क्लियर हो पाता है, इसलिए इसमें सिर्फ यूनिट के बारे में बताएंगे। सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद इसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है कि यूनिट ऑफ K क्या होगा। तो K जो होगा अपने पास, क्या इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 और 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका यूनिट सोचना है। तो फॉर्मूला बताइए, F इज इक्वल्स टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
ये न्यूटन होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक चार्ज है कूलम में होता है, ये नीचे आएगा तो पर कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या निकल के आएगी, के इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग के पास क्या निकल के आ रहा था, ये एप्सिलॉन जीरो। अब एप्सिलॉन जीरो तो नीचे में है, के का उल्टा यूनिट होगा इसका, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उल्टा कर दीजिए यूनिट को, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या निकल के आया, दो कांस्टेंट निकल के आया, एक एप्सिलॉन जीरो और एक के। फिर से कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकलेगा हम लोग के पास के की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद एक और जो वैल्यू निकलती है के की, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगेगा हम लोग के पास, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकलती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए इसका पावर पॉजिटिव, इसका पावर नेगेटिव क्योंकि डिनोमिनेटर में, और जो यूनिट निकलेगा वो इसका उल्टा निकल जाएगा। एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स है तो ये फ्री स्पेस में अगर होगा दोनों चार्जेस, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो उस समय एप्सिलॉन जीरो यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन जीरो के बदले पे हम लोग को यूज करना पड़ता है एप्सिलॉन एम। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जो होगा वो डिफाइन करेगा फोर्स को इन अ मीडियम। तो फोर्स जो होगा, अब देखिए फोर्स जो था वो कैसा था, इस प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, F0 बोल दिया। और F मीडियम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन M के। अब क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, वैक्यूम वाला फोर्स ज़्यादा होगा या मीडियम वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि F0 हमेशा ज़्यादा होता है FM से, तो हमेशा बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला, मतलब ज़्यादा फोर्स अपॉन कम फोर्स। अब ज़्यादा फोर्स कैसे, मान लीजिए कि किसी को मारना हो तो अगर उसके बीच में कोई आ जाए तो कम मार पाएंगे, मतलब फोर्स की वैल्यू कम होती है अगर बीच में मीडियम आ जाए, और अगर मीडियम नहीं है तो ज़्यादा मार पाओगे, मतलब उसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अगर प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको कुछ नाम दे दिया K, और इस K को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस K की वैल्यू जो होती है वो मीडियम के बारे में बताती है। हर मीडियम का K या इसी का एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, वो उस मीडियम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि मीडियम कैसे इंटरेक्ट करता है फोर्स के साथ। पढ़ेंगे हम लोग वो होगा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जैसे फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स क्या निकाले थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पर ये जो है हम लोग के पास फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये भी एक नंबर है, ये स्केलर है, और ये R वेक्टर हो सकता है पर इसका स्क्वायर भी स्केलर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि लेफ्ट वाला तो वेक्टर है, राइट वाला कैसा है, स्केलर है, तो मेरे को इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म पर भी लिखना आना चाहिए। तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म पर लिखना है तो हम लोग कैसे इसके डायरेक्शन को सिग्निफाई करेंगे। तो मान लीजिए कि चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब ये जो R1 है, ठीक है, इसकी पोजीशन जो होगी R1 होगी, इस पूरी पोजीशन को बोल, इस पार्टिकल का नाम रख दिया 1, इस पार्टिकल का नाम रख दिया 2। अब सोचना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी या उसका नाम कैसे रखेंगे। देखिए ये लग रहा है ये चार्ज इस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल्सन की वजह से फोर्स लगेगा F2। किसकी वजह से लग रहा था, 1 की वजह से। तो क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए इसको, देखिए ये फर्स्ट वाला चार्ज है, ये फोर्स फील करेगा इधर क्योंकि रिपेल हो रहा है। इसका नाम क्या होगा, F किसकी वजह से बोलो, 2 की वजह से 1 पे लग रहा है, तो F1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इस फोर्स का नाम रखेंगे F12 वेक्टर, और इस फोर्स का नाम रखेंगे F21 वेक्टर। अब सोचना है कि ये दोनों वेक्टर हो गए, इनके डायरेक्शन को कैसे सिग्निफाई करें। तो अगर F12 की बात करता हूँ, F12 मतलब 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, तो इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, R2 से R1 की ओर। देखो इधर रिपेल हो रहा है, इधर
तो क्या हो गया R1 से R2 की ओर, ठीक है, सॉरी R2 से R1 की ओर, तो ये हो जाएगा R2 से R1 की ओर, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, R फाइनल माइनस इनिशियल, हम इधर जा रहे हैं, तो फाइनल हो गया R1, इनिशियल हो गया R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, इसका नाम रख दिया R1, तो सिर्फ नाम रखूँगा, रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो सेकेंड वाला चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या हुआ, R2 1, और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए R12 यूज होगा या तो R21 यूज होगा। तो बताइए F12 क्या होगा, F12 होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का कैप। F21 क्या होगा, F21 होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी R21 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया कि F12 हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 हो गया F21 हो गया K R1 R2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, और ये R21 हो गया। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर क्या आया है F12 आया और यहाँ पर R12 आया है, यहाँ पर F21 आया तो यहाँ पे R21 आया। मान लो कि एक चार्ज होता है पॉजिटिव Q और एक चार्ज होता है नेगेटिव Q। अब इसका नाम होता 1, इसका नाम होता 2, इसका पोजीशन होता R1, इसका पोजीशन होता R2, ठीक है। फिर से वही सोचना है कि इसके फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इससे अट्रैक्ट, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो भी इससे अट्रैक्ट होगा। इसका नाम 1 था तो इस पर लगा था फोर्स F, किसकी वजह से, 2 की वजह से, इस पर लगा फोर्स 2 1 की वजह से। तो हम लोगों के पास नाम निकल करके आ गया F12 और F21। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। फोर्स का नाम क्या निकला F12, क्योंकि 1 पर फोर्स 2 की वजह से, F21 मतलब 2 पे फोर्स 1 की वजह से। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें, इसका डायरेक्शन किधर है, R1 से R2, R1 से R2, तो F12 का डायरेक्शन जो होगा R1 से R2 मतलब R2 माइनस R1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इसको क्या नाम देंगे R21। अगर इसका नाम बोलेंगे तो ये होगा F21, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R12। तो मेरे पास निकलेगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है F12 तो R12, यहाँ पर क्या है F12 तो R21, उल्टा हो गया। देखो यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर सेम था, यहाँ पर अलग आ रहा है। सिमिलरली अगर F21 निकालें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप और यहाँ 12, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन है किसका, कूलम्स लॉ का इन वेक्टर फॉर्म। किसी किसी बुक में यहाँ पर 1 2 यहाँ 1 2 लिखा होगा, यहाँ 2 1 यहाँ 2 1, मतलब सेम सेम लिखा होगा। किसी किसी बुक में यहाँ उल्टा लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ बता रहा है लाइक चार्ज के बारे में और ये है अनलाइक चार्ज के बारे में। लाइक चार्जेस क्या होती है, जो सेम साइन के हो, और यहाँ क्या बता रहा है अनलाइक चार्जेस के बारे में, जिनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो, साइन अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि R12 का जो डायरेक्शन है, देखो इधर है, इधर उल्टा है उसका, तो R21 का डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि F12 जो होगा वो F21 के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका उल्टा होगा, मतलब ये कूलम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, कंडीशन। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हल्का फुल्का समझ में आया हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल होता A, ये पार्टिकल होता B, दोनों होते पॉजिटिव, ये भी होता पॉजिटिव। मैं बोलता है इस पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए, तो लिखते हैं हम लोग क्या F। इस पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए तो इसको भी लिखता है F। ये होता F B पर A की वजह से और ये होता F A पर B की वजह से, ठीक है। इतना रिप्रेजेंटेशन आप लोग को बनना चाहिए। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है A और ये चार्ज पार्टिकल है B, ये चार्ज पार्टिकल है C, ये चार्ज पार्टिकल है D, ठीक है। इस एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना उन चारों पार्टिकल की वजह से, तो कितना फोर्स होगा।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स Fa जो होगा वो सभी पार्टिकल की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, वेक्टर सम का मतलब समझते होंगे कि वेक्टर में 2 और 2 4 नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ए पे लग रहा है फोर्स, किधर लगेगा बताना, इसका नाम क्या होगा FAB। ए पर बी की वजह से इस AC रिपेल करेगा, इसको सब पॉजिटिव है मान लो, ये होगा FAC, और ये क्या होगा FAD। तो ए पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस के सम के बराबर होगा, मतलब FAB प्लस FAC प्लस FAD। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उन सभी फोर्सेस का सम करेंगे, लेकिन सिंपल सम नहीं करना है, इसका वेक्टर सम लेना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सभी के फोर्सेस के सम के बराबर होगा। जो टोटल फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस के सम के बराबर होगा। इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि FAB जो होगा वो इन दोनों के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये दोनों नहीं भी होते तो भी FAB की वैल्यू उतनी आती। मतलब एक पार्टिकल जो फोर्स फील कर रहा होगा वो बाकी सभी पार्टिकल के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक कंसिक्वेंस होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में डायरेक्टली ऐड करते हैं? नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, हम लोग को क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कोई लड़का है खड़ा है यहाँ पर, उसका कुछ भी नाम है, मान लो हर्षवर्धन है, उस हर्षवर्धन को B भी पीटा, C भी पीटा, D भी पीटा। तो हर्षवर्धन जो मार खाया वो B पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा, D पे डिपेंड करेगा। कैसे निकालोगे? उन सबको जोड़ देंगे। पर जो फोर्स जो B लगाया वो क्या C और D पे डिपेंड करता है? मान लो ये 2 झापड़ मारा तो इस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों कितना मारे? नहीं, उन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ B पे कि B कितना झापड़ मारा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो किसी और चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, उस पार्टिकल पे लगाने वाले दूसरे पार्टिकल के फोर्स पे डिपेंड करेगा, और तीसरे पार्टिकल या चौथे पार्टिकल के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। NCERT जो होगा, NCERT में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जो होंगे या जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके बनाए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को वेक्टर लॉ अच्छे से बनना चाहिए। वेक्टर लॉ क्या बोलता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली हल्का सा इंट्रोडक्शन है ऐसा कि मान लो कि 2 वेक्टर हों, अगर किसी एंगल पे हो, एक कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है दोनों पैरेलल हो, एक कंडीशन हो सकता है वो एंटी पैरेलल हो। ठीक है, ऐसे 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो याद कर लो कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे होंगे 2 वेक्टर्स तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर एंगल पे होंगे तो फॉर्मूला लगेगा। इसके न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल सरल होते हैं, बस इस चीज़ कहानी याद रखनी है हमेशा। अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन पे होंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कोई एंगल बना रहे होंगे तो फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि वेक्टर्स की प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर 2 वेक्टर हों, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पर एक्ट कर रहे हों, तो इस अगर ये a था ये b था तो डायरेक्टली a प्लस b हो जाएगा। अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो a माइनस b हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है तो। अगर मान लो कि ये 2 वेक्टर ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल पर हों, तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो तो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का रूट। ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर के रिजल्ट या सम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, बस इतना ही निकालना होता है। अब 2 फोर्सेस में तो ये फॉर्मूले सही बैठते हैं, पर अगर 2 से अधिक फोर्सेस होंगे हम लोग के पास तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ ना करके हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, रिजोल्यूशन का। तो रिजोल्यूशन सबको बनता होगा, रिजोल्यूशन बिल्कुल सरल है। मान लो कि ये कोई वैक्टर है R, इसको मैं किसी भी पॉइंट से 2 भाग में बांट सकता हूँ। अगर ये थीटा लेता हूँ, ये भी थीटा मेरे को लेना होता है, मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो अगर मान लो कि अगर इस थीटा को यहाँ पर लेता हूँ, जिसमें एंगल बनेगा, याद कर लो, जिसमें एंगल बनेगा वो कॉस थीटा, जिसमें एंगल नहीं बनेगा वो साइन थीटा। तो इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होगा r cos थीटा, एक साइन थीटा। ठीक है, फिर से सोचिए, मान लीजिए वेक्टर ऐसा था, मैं यहाँ से रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसा। अगर ये अंदर की है तो बाकी दोनों भी अंदर की ओर जाएंगे। ये थीटा है तो इसको थीटा ले लिया। मान लो ये r है तो ये क्या होगा, r cos थीटा, और ये क्या होगा, r sin थीटा।
तो जब बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, जब दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। इस फॉर्मूले में दो वेक्टर्स के लिए, और इस फॉर्मूले को जो यूज़ करेंगे हम लोग रिजोल्यूशन करके जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो सारी वेक्टर्स में इक्वली एप्लीकेबल है। तो जनरली रिजोल्यूशन भी उतना ही मेहनत करवाएगा जितना फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे कुछ न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के।